हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग माई चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक, हम अपना जो नया वीडियो लेकर आए हैं वो है आपकी 9th क्लास के लिए। चैप्टर है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम आपको एक सेल ऑर्गेनली पढ़ाने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि जो आपके सेल के लिए या आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। सडनली आप देखिए, हमारे बहुत सारे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो हम सुबह से टिल नाइट तक करते रहते हैं। तो उन बेसिक फंक्शंस को करने के लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। जैसे स्टूडेंट के लिए ही बताते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, रेडी फॉर स्कूल, पूरा टाइम स्कूल में भी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, बिज़ी रहते हैं, घर आते हैं, घर आने के बाद में फिर आपकी ट्यूशन क्लासेस होती हैं, होमवर्क होता है। तो टिल नाइट आपका ये पूरा जो शेड्यूल है, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो आपके सब चलते रहते हैं। तो आप तो सिंपली बोलेंगे, अगर हम पूछें कि ये बेसिक फंक्शंस चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इन सब बेसिक फंक्शंस के लिए, तो ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? यू ऑल आर से सिंपली से कि ये तो हम तो फूड इंटेक करते हैं, उससे हमें ये एनर्जी मिलती है। यू आर राइट कि फूड जो हम इंटेक करते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है, बट हम जो फूड टेक कर रहे हैं क्या वो एनर्जी में ही कन्वर्ट है? नहीं। तो ये फूड हमारे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, आज उसी ऑर्गेनलीज को, किस ऑर्गेनली की वजह से होते हैं, आज उसी ऑर्गेनली को हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपके लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, इसको जो सबसे पहले देखो डिस्कवर किया था 1880 में, कॉलिकर हुए थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, बट तब इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से नहीं जानते थे 1897 में, बट आगे डिस्कवरीज हुई 1897 में। इसको जो थे हमारे सी बेंडा, उन्होंने नया नाम दिया, जिसको क्या नाम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 1897 में सी बेंडा ने ये नेम दिया था इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक इस तरीके का ऑर्गेनल होता है जो डबल बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो यहाँ पर ये रोड शेप होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये, ठीक है, ऑर्गेनल है ये। सेकेंड वन, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स। अब हम ये नहीं कह सकते हैं, ये तो हमें पता है हर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, बट हर सेल्स में जो इनके नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर डिफरेंट क्यों होते हैं। ये डिफरेंट होता है कि हम वर्क की बात करते हैं, एक चाइल्ड, एक 10 to 15 ईयर ओल्ड जो होता है चाइल्ड होता है, और एक 60 to 70 ईयर ओल्ड जो होते हैं कोई पर्सन होते हैं। तो अगर हम उन दोनों के वर्क लेवल को इक्वल तो नहीं रख सकते। जो चाइल्ड होते हैं 10 to 15 एज वाले जो हमने बताए, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके वर्क बहुत ज़्यादा जो होता है एक तरीके का हार्ड होता है, उनको ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है कंपैरिजन टू ओल्ड पर्सन। तो यहाँ पर एक तो वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर्स होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आपकी सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट सेल्स होती हैं, सेल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में भी ये क्या होता है, नंबर्स में डिफरेंट होते हैं। ओके, अब इसमें हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो इसकी डबल बाउंड यानी 2 लेयर्स हो गई हैं, एक इसकी क्या होती है, आउटर लेयर होती है, और एक इसकी इनर लेयर होती है। तो जो इसकी आउटर लेयर होती है, अगर हम उसको डिस्कस करते हैं, तो आउटर लेयर इसकी क्या होती है, बहुत स्मूथ होती है और पोरस होती है, राइट, स्मूथ है और पोरस होती है। और अगर इसको हम केमिकली देखें तो ये आपके 60% जो ये बनी होती है, 60% उसमें प्रोटीन होता है और 40% उसमें आपका लिपिड होता है, जिससे ये बनती है। स्मूथ एंड पोरस हमने बताया है। तो और इसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो सरफेस एरिया इसका क्या होता है, फिक्स होता है, इसके एरिया को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, दिस वन। अच्छा, अब आता है आपका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में देखो क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आपकी होती है फॉर्म्स ऑन नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। यानी अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप से उसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको जो ये इनर मेम्ब्रेन है, दिस वन, यहाँ पर आपको बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे, जो आपको ये दिख रहे होंगे सारे, जो यहाँ पर रेड कलर में मैंने ड्रॉ किए हुए हैं।
तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये फोल्डिंग है आपके, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे, ठीक है। और देखो क्रिस्टे होती है, और सिंगल इसको अगर इसके बात करें, एक की बात करें तो एक क्रिस्टा होती है, प्लूरल की बात करें तो क्रिस्टे होते हैं, ठीक है। इसमें भी अब ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, ये भी आपकी केमिकली अगर इसकी बात करें तो इसमें 80% आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 20% आपका क्या होता है, लिपिड होता है, उससे ये बनी होती है। अब जैसे हमने आपके आउटर मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था कि ये सरफेस एरियाज का फिक्स रहता है, राइट, बट आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया फिक्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका मामले, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ये जब फोल्ड्स होते हैं, यहाँ पर जब सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है एक तरीके से, तो यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, उस सरफेस एरिया को बढ़ा देती है उस रिएक्शंस के लिए, जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर होती है उसके लिए अगर एरिया ज़्यादा नीड होती है, तो ये जो प्रोजेक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, तो ये काम होता है इसमें। मेन आपके जो क्रिस्टे होते हैं उनका फंक्शन यही होता है कि वो क्या करते हैं, आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं व्हेन एवर सेल नीड। ओके, अब आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, वो होता है दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके पास में इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं जो इसको एक यूनिक ऑर्गेनेल बनाते हैं। ओके, अब इसके आते हैं हम फंक्शंस पर। फंक्शन तो आप सिंपली बोलोगे कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी हमारी जितनी जो सेल्स होती हैं उनको अपने जितने भी फंक्शंस करने होते हैं उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो सारी एनर्जी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया ही उनको प्रोवाइड कराता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, अब इसमें होता है, ये भी बताया कि इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंजाइम का काम क्या होता है, देखो कि जो भी फूड स्टफ, यानी जो हम अब बता रहे हैं जो हम फूड इनटेक करते हैं, वो फूड स्टफ वहाँ पर गया, ठीक है, फूड स्टफ हुआ, ऑक्सीडेशन होता है उसका। कैसे होता है, क्योंकि हाँ ऑक्सीजन इनटेक हुई, ऑक्सीजन, और एंजाइम ऑलरेडी वहाँ पर हमने आपको बताया था कि इट कंटेन एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑटोगेन हुई, और आपका जो भी फूड होता है वो फूड किस में ब्रेक हो जाता है, CO2 में, वाटर में, और लॉट्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है। किसकी फॉर्म में होता है ये एनर्जी रिलीज, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी फॉर्म में ये आपकी एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा भी होगा कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसकी साइट होता है, यानी सेल में जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। रीज़न आप बताइए, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है बिकॉज यहाँ पर होता है कि हम रेस्पिरेशन को अगर नॉर्मली आपको एक्सप्लेन करें एक सिंपल से वे में, कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन हम जो करते हैं इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ओके, यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इनटेक हो रही है सॉरी, ऑक्सीजन क्या हो रही है, इनटेक हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो रेस्पिरेशन भी सेम यही प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। तो दैट्स वाई इसको क्या बोला गया है, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से होता है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि हमने ये वर्ड यूज़ किया कि एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ये एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज़ हुई। अब ये एनर्जी जो आपकी सेल्स होती हैं वो कैसे यूज़ करती हैं, जहाँ पर भी सेल को अपने फंक्शंस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहीं से ATP के थ्रू वो एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो एनर्जी इज़ यूज टू फॉर्म ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये जो एनर्जी थी इसको यूज़ किया, किस लिए, एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ मैकेनिकल वर्क। तो यानी वी कैन से इन अदर वर्ड्स कि आपकी सेल को जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं आपके, उस सब को फुलफिल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो एक तरीके से ये आपका क्या हुआ है, रेस्पिरेशन हुआ है,
इस रेस्पिरेशन में यहाँ पर एनर्जी फॉर्म हुई है। ओके, यही आया देखो, मैकेनिकल वर्क थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीडेशन के थ्रू ये दिस इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या बताया था कि इसमें अब 2 मेम्ब्रेन हुई हैं, तो दैट्स वाई इसमें 2 डिफरेंट चैम्बर्स भी डिसाइड हो जाते हैं, फॉर्म होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये आपका आउटर चैम्बर हो गया और ये आपका इनर वाला चैम्बर हो गया। ठीक है, तो आउटर चैम्बर यहाँ पर, इनमें दोनों चैम्बर्स में क्या होता है, एक्वस भरा फिल होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर ये आपकी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर नॉट अ मैट्रिक, एक एक्वस फिल होता है और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन, ये देखिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, जो आपकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है। यहाँ पर भी एक एक्वस फिल होता है, इसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये जो इनर वाला चैम्बर होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स फिल होता है। ठीक है, हमने कहा एक्वस फिल होता है, तो इसके एक्वस को क्या बोला, मैट्रिक्स। तो इसके अंदर मैट्रिक्स फिल होता है और इस मैट्रिक्स के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में आपका डीएनए होता है, ठीक है, आपका राइबोसोम्स होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं आपके इसमें। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके जो ये फोल्ड्स होते हैं, यानी जो आपके क्रिस्टे होते हैं, उसकी यहाँ पर इस वाली साइड पर जो आपको ये ग्रीन डॉट डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, एक मैं आपका क्रिस्टा के ऊपर ही एक तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपको एक, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इसमें एक टेनिस की तरह से दिखाई देंगे, रैकेट जैसे होता है। ठीक है, ये पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, जिसको कि हम F0 F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो भी आपकी क्रिस्टे होते हैं, इसके ऊपर ही यहाँ पर बिल्कुल साइड में इस जगह जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। राइट, मेन जो आपका ATP होता है वो यहीं पर होता है। ठीक है, ये डीएनए है, ये ग्रैन्यूल्स हैं, यहीं पर राइबोसोम्स होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है सारा मैट्रिक्स होता है आपका। ठीक है, अब इसकी स्पेशलिटी कि जो इसको यूनिक बनाती है वो क्या है आपकी, मेन तो आपको बता दिया कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो डेफिनेटली बस यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी फॉर्म होता है। ठीक है, और उसी एनर्जी से सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, वो इसी एनर्जी से फुलफिल होती हैं। अब हमने कहा था कि यूनिक किस तरीके से बनता है, तो देखो यहाँ पर कि ATP, यानी इनको ATP को हम जो होता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। कैसे, जैसे आपको कोई भी मटेरियल खरीदना है तो आप फूड खरीद के लाते हैं बाहर से, तो आप क्या करते हैं, उसके एक्सचेंज में आप मनी देते हैं, तब आपको फूड आइटम मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कौन प्रोवाइड करा रहा है, ATP। तो ATP आपका क्या बोला गया, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये होता है। ठीक है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गन है। सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गन यानी किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता भाई, क्योंकि इसके पास में इसका डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गन। और ये जो इसका डीएनए होता है, ये इसमें क्या करता है, हेल्प्स इन देयर रेप्लिकेट, यानी इसकी कॉपीज़ बनाने में, नंबर इसको मल्टीप्लाई करने में, ये जो आपका डीएनए होता है ये इसको हेल्प करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, जो बताया कि सेल्फ डिपेंडेंट इसको ऑर्गनली बनाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक अभी जस्ट बताया था ऑक्सीसोम, तो इसका एक स्ट्रक्चर मैंने अलग से बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो एक क्रिस्टल लिया हुआ है यहाँ पर हमने। ठीक है, अब क्रिस्टल पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आउटसाइड में यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जो टेनिस लाइक होती है, टेनिस के तरीके से रैकेट जो होता है उसके तरीके से होती है। ये भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कैसे इसको डिवाइड करते हैं, अगर ये वाला पार्ट देखें हम, इसका ये टेल होता है। ठीक है, ये सेंटर पार्ट देखें, ये स्टाल्क होता है, और ये जो होता है आपका ये हेड होता है। ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं ये सारे के सारे क्रिस्टे पे। राइट, और इसी को हमने क्या बोला है, ये जो आपको ये बॉल लाइक ये दिखाई दे रही है ये स्ट्रक्चर टेनिस के रैकेट की तरह से, दैट इज कॉल्ड यार F0 F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम। ठीक है, तो यहीं पर मेन आपका क्या बताया था कि ATP जो होता है इन्हीं के अंदर यहीं पर फॉर्म होता है, यहीं पर मिलता है, स्टोर रहता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके,
माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं इसका। क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया मेन, इसके सिंगुलर को माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। इसको जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो 1880 में कॉलिकर ने किया था, राइट। बट इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम मिला 1897 में मिला, और किसने दिया था, सी बेंडे ने दिया था इसको। माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है रोड शेप होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है एंड पोरस होती है। इनर मेम्ब्रेन इसकी क्या होती है, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, जिनका मेन काम क्या होता है, वो एक सरफेस एरिया जिस टाइम पे सेल को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सेल के इनर पार्ट में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर पार्ट में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो वहाँ पर उसको जब इनर पार्ट का उसको एरिया ज़्यादा चाहिए होता है तो ये सरफेस एरिया को क्या करती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास में उसका खुद का DNA एंड राइबोसोम्स होता है। ओके, फंक्शंस क्या होता है कि हमारा ये क्या करती है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है ये। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, जितनी भी सेल्स को एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की नीड होती है वो सारी एनर्जी इसके थ्रू फॉर्म होती है। कैसे कि यहाँ पर जो फूड स्टफ होता है, यहाँ पर फूड स्टफ से आया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को क्या क्या इनटेक किया, ऑक्सीडेशन हुआ, एंजाइम प्रेजेंट थे यहाँ पर इसमें, और ये जो भी फूड स्टफ है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में, वाटर में, और लॉट्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या होती है इस रिएक्शन में रिलीज होती है ATP की फॉर्म में। ठीक है, यही ATP फिर क्या करते हैं, एनर्जी को सप्लाई करते हैं जहाँ पर भी सेल को क्या होती है, नीड होती है। ओके, तो यहाँ पर मेन इसका क्या होता है, इसको रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इनटेक हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ओके, तो यही एनर्जी जो इसमें फॉर्म होती है, इसी एनर्जी को हमारी जो सेल्स होती हैं अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए इसको यूज़ करती हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम एनर्जी, इसको ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। और ये जो आपकी होती है इसको सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनली बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, बिकॉज इसके पास खुद का DNA एंड राइबोसोम्स होता है। तो ये टॉपिक आज आपका फिनिश हुआ है। अपने नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर फिर से आएंगे, तब तक के लिए वॉच माई चैनल एंड स्टे हेल्दी।